दोस्तों गणित का सबसे पहला पाठ आता है वास्तविक संख्याएं। और जैसे ही दोस्तों आप किताब का पन्ना पलटेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है दोस्तों ये, और इसकी मदद से सवाल जो है किस तरह से दोस्तों हमें करने आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। आइए एक बार हम सवाल को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सवाल दोस्तों आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। देखिए एचसीएफ तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर किसकी मदद से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी की मदद से दोस्तों हमें एचसीएफ निकालना है। बाकी सवाल को करने से पहले यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखिए सवाल तो दोस्तों हम करेंगे ही, बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे कि किस तरह से हमें लिखना है, क्योंकि ये सवाल दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। बाकी सवाल को करने से पहले आपको दोस्तों कुछ बातों का ध्यान देना है। दोस्तों भाग देना भाग करना तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं। बस उसी की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सवाल को करने से पहले आप सभी लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना होता है। आइए सीखते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ दो संख्याएं हैं ए और बी, और दोस्तों हमें ए को बी से भाग देना है, ए को बी से डिवाइड करना है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए दो संख्याएं हमने मान लिया दोस्तों हमारे पास है ए और बी, और ए को बी से भाग देना है, बी से डिवाइड करना है। अब जब किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो कुछ दोस्तों भागफल आता है और साथ साथ शेषफल भी आता है। उसी को हमने यहाँ पर क्यू और आर नाम दे दिया। सबसे पहले आइए हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इन्हें कहाँ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका काम आने वाला है सवाल को करते वक्त। जैसे कि जिस संख्या को दोस्तों हमें भाग देना होता है उसे भाज्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ए को भाग देना, इसे क्या कहा जाएगा, इसे भाज्य कहा जाएगा, भाज्य। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से डिवाइड किया जाता है उसे दोस्तों हम भाजक कहते हैं। इसे मिटा देते हैं, यहाँ पर बी से दोस्तों डिवाइड करना है, इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम भाजक कह देंगे। और देखिए जितनी बार दोस्तों हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जितनी बार में हमारा भाग हो जाता है उसे भागफल कह दिया जाता है। तो इस तरह से इसे देखिए अंग्रेजी में दोस्तों क्वेश्चन कहा जाता है। यहाँ पर इसे हम क्या लिख देते हैं, भागफल। उसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा शेषफल बच जाता है, भाग देने के बाद कुछ बचता है, या तो जीरो बचेगा या फिर कुछ और दोस्तों जरूर बचेगा, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे शेषफल या फिर शेष। तो यहाँ पर लिखा जाए शेषफल। इसे दोस्तों क्या कहा जाएगा, इसे शेषफल कहा जाएगा। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जिस संख्या से दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। जितनी बार दोस्तों हम पहाड़ा पढ़ते हैं, या फिर जैसे कह सकते हैं कि इसे हम भागफल कहेंगे। इंग्लिश में देखिए इसे क्वेश्चन कहा जाता है, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे हमारा जो है डिवाइडेंड कहा जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसे डिवाइजर कहेंगे, और दोस्तों इसे हम रिमाइंडर कह देंगे। तो इतना आपने बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली बात जानते हैं क्या है, आइए हम इसके अलावा एक अच्छा सा उदाहरण की मदद से दोस्तों समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो दोस्तों नीचे लिखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी इसे देखने से पहले यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें दोस्तों क्या करना है, 7 को जो है डिवाइड करना है, 7 को भाग देना है 2 से। अब देखिए कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, इसे दोस्तों हम घटा देंगे, यहाँ 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 7 क्या है, 7 हमारा भाज्य है, 2 क्या है, भाजक है, और 3 दोस्तों क्या है, भागफल है, जितनी बार में हमारा भाग हो चुका है। और यहाँ जो 1 बचता है उसे दोस्तों हम रिमाइंडर कह देंगे, शेषफल कह देंगे। अब यहाँ बिल्कुल ही ध्यान से दोस्तों देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इस सूत्र की मदद से जो हम दोस्तों पता करने का प्रयास करते हैं, 7 देखिए 7 को दोस्तों भाज्य कहते हैं, तो इस तरह से ये 7 जो है बराबर होना चाहिए। भाजक दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 का गुणा अगर हम क्या किस में कर देंगे, भागफल में कर देंगे, यानी कि 3 में कर देंगे। और दोस्तों इसमें हम शेषफल यानी कि यहाँ 1 है तो इसे जोड़ देंगे, तो ये बराबर आएगा। ये सूत्र दोस्तों आपको याद होना चाहिए। क्या सूत्र दिया गया है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल प्लस दोस्तों हम कर देते हैं शेषफल। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है सूत्र आ जाता है। यहाँ पर आप करके देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए भाज्य दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर हम क्या करते हैं, भाजक का गुना भागफल में और उसमें दोस्तों शेषफल को जोड़ देते हैं तो वो भाज्य के बराबर आ जाएगा। यहाँ 7 लिखा गया है, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये तो 7 आ चुका है। और आप देख सकते हैं 7 और 7 दोस्तों बराबर हो जाएगा, इस तरफ भी 7 है, इस तरफ भी 7, तो बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या दोस्तों एक बार फिर से बताने वाला हूं, देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसकी मदद से दोस्तों आपको सवालों को करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसे भी दोस्तों हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये तो हमारा भाज्य दिया गया है, इसे हम दोस्तों लिखा जा सकता है, ये हमारा बराबर हो जाएगा, भाज्य क्या है, ए है, ए बराबर हो जाएगा भाजक यहाँ पर क्या है, बी है,
इसकी गुणा दोस्तों किस में कर देंगे, भागफल में कर देंगे, जो कि यहाँ क्यों दिया गया है। इसमें हम दोस्तों रिमाइंडर को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही दोस्तों बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इन्हीं बातों का ध्यान दोस्तों दिया जाता है सवाल को करने से पहले। आप जो है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। दोस्तों अब आइए देखते हैं सवाल और अच्छी तरह से सीखते हैं कि किस तरह से हमें सवाल करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। क्योंकि दिक्कत हमें यही होती है, सवाल तो हम कर लेते हैं, एससीएफ तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन लिखना क्या है यही हमें समझ नहीं आता है। तो आइए दोस्तों अच्छी तरह से सीख लेते हैं, क्योंकि जो सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल दोस्तों पूछा जाएगा। नंबर बदल देंगे लेकिन सवाल यही रहेगा। देखिए सबसे पहले सवाल को हम देखेंगे और दोस्तों हम ये पता करने का प्रयास करेंगे कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी दी गई है। अगर 3 संख्या दी रही होगी तो दोस्तों हम तीनों में से किसी 2 संख्या को लेंगे, उसमें से देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। बाकी इस सवाल में तो 2 ही संख्या दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 135 लिखा गया है, 225 लिखा गया है। आइए हम इसे अच्छी तरह से दोस्तों करते हैं। यहाँ पर हम हल लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि दोनों संख्याओं को देखेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। बाकी 225 135 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे। यहाँ हमने देखिए दोस्तों यहाँ पर यह देखा कि 225 क्या है, 225 जो है 135 से बड़ा है। इतना आपने किया। अब देखिए सवाल में दोस्तों आपको जो इतना बड़ा सा दिख रहा है, यही इसके बाद हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम दोस्तों, ये लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से देखिए अगर दोस्तों सिर्फ इसका एचसीएफ हमें निकालने को कहा जाता है, ये तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी तरह से लिखना होगा, क्योंकि इसी के आपको 3 या फिर 4 नंबर दिए जाते हैं। आपको इतना दोस्तों लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं क्या, जब किसी संख्या को दोस्तों भाग दिया जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए 225 बड़ा दिया गया है, उसे दोस्तों हम भाग देंगे 225, इसे किससे भाग देंगे, जो छोटी संख्या होगी 135 से। तो जब इसे भाग दिया जाएगा दोस्तों कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यहाँ पर 135 हो जाएगा। इसे फिर हम घटा देते हैं। घटाने पर देखिए 5 में से 5 दोस्तों चला जाएगा, 0, 12 में से 3 जाएगा दोस्तों 9 बच जाएगा। तो इस तरह से 135 को दोस्तों हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए 225 को दोस्तों लिखा जा सकता है 135 गुणे 1 प्लस का कर देंगे 90, क्योंकि अभी अभी हमने पीछे दोस्तों जो सूत्र सीखा उसी की मदद से हम इसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों ये लिखेंगे। बाकी आपको इस तरह से दोस्तों लिखना है क्या, चरण 1। क्या लिखेंगे, हल दोस्तों लिखने के बाद आपको यहाँ इस तरह से लिख देना है कि चरण 1 हमारा दोस्तों सबसे पहला चरण है। सबसे पहले हम यही करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी दी गई है, इसके ऊपर आप दोस्तों हल लिख दीजिएगा। अब देखिए हमने ये पाया कि दोस्तों 225 को क्या किया जा सकता है, इसे तो लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इसका गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों। जो देखिए भाजक दिया गया दोस्तों उसका भागफल में गुणा करना है। 135 का गुणा किसमें, 135 का गुना दोस्तों 1 में करेंगे। इसमें हम शेषफल को जोड़ देंगे, जो कि यहाँ 90 दिया गया है। इतना दोस्तों आपने अच्छी तरह से सीख लिया। अब यहाँ देखिए आपको दोस्तों यहाँ देखना ये है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जो दोस्तों भाजक दिया गया है, जब तक ये 0 नहीं आ जाएगा तब तक दोस्तों, मतलब एक तरह से कहें जब तक भाजक नहीं, जब तक देखिए जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक दोस्तों हम इसी तरह से करते हुए चलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं शेषफल तो 0 नहीं आया है, 90 दोस्तों 0 तो नहीं है, तो फिर से हम इसी स्टेप को अपनाएंगे। फिर से दोस्तों हम इन्हीं सभी चीज़ों को लिखेंगे। क्या लिखना है आपको दोस्तों, यहाँ लिखना है शेषफल जो दिया गया है, शेषफल क्या आया हमारा, जब हमने इसे भाग दिया दोस्तों शेषफल जो 90 है, और 90 तो 0 के बराबर नहीं है। हमने ये देखा कि 90 दोस्तों शेषफल आया है, जो कि 0 के बराबर तो नहीं दिया गया है। फिर से हम देखिए लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, हम यहाँ दोस्तों चरण 2 लिख देंगे। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, मतलब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, फिर से दोस्तों हम वही चीज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आपको फिर से लिख देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बाकी दोस्तों अगर आप देखेंगे आपकी किताब में अच्छी तरह से थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है, लेकिन आपने अगर इतना भी दोस्तों कर दिया तो आपके नंबर कोई भी नहीं काटेगा। आपको यहाँ पर लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए फिर से दोस्तों हम जो है इसी चीज़ को अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ 135 को यहाँ पर उतार लेते हैं। इस तरह से हम दोस्तों ये चीज़ें हमने बचपन में भी सीखी है। फिर देखिए एक बार में दोस्तों जाएगा, ये 90 बन जाएगा।
इसे हम घटा देंगे, कितना बचेगा, ये हमारा 45 हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब 135 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 135 और 90 को दोस्तों हमने लिखा, जब हमने इसे लिया तो हमने ये देखा कि 135 दोस्तों 90 से बड़ा है, तो फिर से हम इसी चीज को अपनाएंगे, 135 को 90 से भाग देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 135 को क्या लिखा जा सकता है, 135 को लिखा जा सकता है 90 गुणे 1, 90 गुणे 1। इसमें दोस्तों हम क्या कर देते हैं, शेषफल यानी कि यहाँ 45 है, इसे जोड़ देंगे। अब देखिए बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी दोस्तों शेषफल 0 नहीं आया है। क्या हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि शेषफल जो है दोस्तों, शेषफल क्या है, शेषफल यहाँ पर क्या आया है, 45 आया है, जो कि दोस्तों 0 नहीं है। अब चूंकि शेषफल 0 नहीं आया, फिर से दोस्तों हम यही चीज करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ देखिए चरण 3 लिख देते हैं, चरण 3। फिर से दोस्तों हम यही चीज करने वाले हैं। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप दोस्तों बाकी यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे आप यहाँ ये लिखेंगे दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, फिर दोस्तों इस 90 को यहाँ पर उतार लेंगे, इस 90 को उतार लेंगे। फिर देखिए 45 दूनी 90 दोस्तों हो जाएगा, इसे हम घटाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि शेषफल दोस्तों 0 आ गया है। इसे किस तरह से लिखेंगे, 90 और 45 को हमें लेना है, तो 90 को लिखा जा सकता है, इसके बाद दोस्तों 90 को लिखा जा सकता है 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 प्लस का 0 कर देंगे। भाज्य देखिए, भाज्य का दोस्तों किस में गुणा करते हैं, भागफल में करते हैं, फिर शेषफल जोड़ देते हैं, यही हमने यहाँ पर किया। अब चूंकि यहाँ शेषफल दोस्तों 0 आ चुका है, जो कि मैंने आपको बताया था जब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, शेषफल यहाँ 0 आ गया है, तो दोस्तों जो भाज्य होगा ना, जैसे कि जो भाजक होगा जो दोस्तों डिवाइड कर रहा है, वही हमारा HCF हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि भाजक दोस्तों हमारा क्या है, 45 हमारा क्या है, भाजक है, क्योंकि दोस्तों यही हमें डिवाइड कर रहा है, तो ये जो भाजक होगा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाने वाला है, महत्तम समापवर्धक हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको लिख देना है क्या, इसके बाद देखिए आपको इसके बाद दोस्तों लिख देना है कि शेषफल 0 आ चुका है, शेषफल दोस्तों हमारा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 होगा। इसके अगली लाइन में आप दोस्तों लिख दीजिएगा कि 135 और 225 का HCF 45 होगा। हमने यहाँ पर दोस्तों लिख देना है, क्या आ चुका है, 45 आ चुका है हमारा सही उत्तर। इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल करके आना है, और देखिए इस सवाल आपसे 3 नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा, तो 3 नंबर आपको पक्के कर लेने हैं। हम यहाँ पर हट जाते हैं, आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आप किताब में देखेंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, आप दोस्तों किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन स्टेप आपको यही रहने वाला है दोस्तों, आपको इन्हीं सभी बातों का ध्यान देना है। इस तरह से आपको जो है डिवाइड करते हुए चलना है, जब तक करना है जब तक जो शेषफल 0 नहीं आता। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर देखिए कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स दोस्तों किस लिए बनाया गया, आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर दोस्तों हम फिर से वीडियो बनाएंगे। और किसी टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि आपकी ही तरह क्लास 10th में है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए, अगली वीडियो जैसे आप सभी लोगों को पता चल जाए। साथियों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा सवाल बताने वाला हूं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में दोस्तों पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये जो सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का जो सवाल हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा ही जाता है। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो दोस्तों आपके 5 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। आइए सीखते हैं कि किस तरह से दोस्तों हमें अपने 5 नंबर पक्के करने इस सवाल को करके। देखिए सवाल को करने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर दोस्तों नए हैं, आज को पहली बार सुने तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले पार्ट का ये सवाल दोस्तों है जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में दोस्तों पूछा ही जाता है। क्या लिखा गया, लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दोस्तों ये सिद्ध करना, हम तो ये जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, हम दोस्तों ये जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या एक इरेशनल नंबर है। यही हमें यहाँ सिद्ध करना है, बताना है, दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल आपने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों इसमें दिक्कत जानते हैं क्या होती है, लिखने में दिक्कत होती है, सवाल हमें समझ नहीं आता। वही दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आपको अच्छी तरह से लिख कर आना है और 5 नंबर पक्के करने हैं। आइए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्या सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं हल, इसका हम हल करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा,
हम ये जानते हैं कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए हम इसके विरुद्ध यानी कि इसका उल्टा मान लेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहली लाइन में हम ये लिखेंगे कि हम दोस्तों ये मान लेते हैं कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है, इसके विरुद्ध मानेंगे। हमें तो ये मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन दोस्तों इसके विरुद्ध हमें ये मानना होगा। तो देखिए सबसे पहली लाइन में हम दोस्तों ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना, इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है क्योंकि इसी के आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। माना √2 एक क्या दोस्तों, माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहली लाइन में आप सभी लोगों को यही लाइन दोस्तों लिखनी है। अगर देखिए यहाँ दोस्तों 2 ना देकर 5 दिया होता √5, तो यहाँ पर हम दोस्तों √5 लिख देते हैं। हमने ये लिखा कि हमने दोस्तों इसके विरुद्ध मान लिया, इसका उल्टा मान लिया, हमने ये मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे दोस्तों हम a/b या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर नीचे वाला हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे भी हम उसी तरह से दोस्तों लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, इसे देखिए हम लिख सकते हैं √2 को दोस्तों ये हमारा बराबर होगा a/b के रूप में इसे लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याओं का मतलब ही दोस्तों यही होता है जिसे किसी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों एक चीज़ और आपको सभी को लिखनी है। क्या लिखनी है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, इस तरह से आपको लिखना है जहाँ a और b। हमने दोस्तों ये मान लिया कि जो है √2 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, एक परिमेय संख्या है। और देखिए जहाँ a और b दोस्तों सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, अब हम ये समझने वाले हैं कि आखिर ये सहअभाज्य क्या होता है। बाकी यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और साथ साथ दोस्तों जो b दिया गया है ना, यहाँ जो नीचे दिया गया है और b जो है 0 नहीं है, b शून्य नहीं है, b जो है वो दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसके बगल में दोस्तों लिख लिया। देखिए हम दोस्तों इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से, एक तरह से कहें कि नज़दीक इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लिखना भी पड़ता है। क्या हमने माना, हमने ये मान लिया कि √2 दोस्तों एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे a/b यानी कि किसी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर दोस्तों a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या दोस्तों हम उन्हें कहते हैं जिनकी एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, या फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो संख्याएं दोस्तों एक के अलावा किसी नंबर से नहीं कटती, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कह देते हैं। उदाहरण लेके समझते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 2 और 3 लिखा गया है। अगर इसे हम इस तरह से लिख देते हैं 2/3। अब देखिए 2 और 3 दोस्तों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं 2 और 3 में कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक के अलावे ये दोस्तों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। इसके देखिए अगर हम ये ले लेते हैं कि क्या 4/6। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या 4 और 6 सहभाज्य है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, तो इन्हें हम सहभाज्य नहीं कहेंगे। तो हमने यहाँ पर दोस्तों ये लिखा, क्या लिखा कि a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। या फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इस जो नंबर आपके सामने लिखा गया है ना a/b, इसे और भी छोटा नहीं किया जा सकता, इसे काट कर और भी छोटा नहीं किया जा सकता। a और b दोस्तों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। इतना आपने समझा। अब दोस्तों आपको ये लिखना है, क्या हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आइए करते हैं। इस तरह से हमें दोस्तों लिखना है क्या, दोनों पक्षों का आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पक्षों का, या फिर कह सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या दोस्तों, वर्ग करने पर। आप इस तरह से दोस्तों लिख दीजिएगा, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का दोस्तों वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। अब देखिए क्या मिलेगा, जब हम दोनों ही पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। आइए यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये दोस्तों √2 रहेगा, इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। उसी तरह से इस प्रकार दोस्तों देखिए a/b लिखा गया है, इसका भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ √2 का हमने क्या किया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और जब इसका स्क्वायर किया जाएगा दोस्तों यहाँ रूट क्या है, हट जाएगा। तो इस तरह से ये बन चुका है क्या, ये हमारा 2 बन जाएगा। अब यहाँ दोस्तों इस तरफ देखिए,
इस तरह से जैसे कि लिखा गया a बटे बी, उसका दोस्तों स्क्वायर किया गया है, तो इसे हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, a का भी स्क्वायर कर सकते हैं और इसके नीचे हम b का भी स्क्वायर कर सकते हैं। इसे भी दोस्तों इसे इस तरह से लिखा जा सकता है और इसे इस तरह से। अब देखिए हम दोस्तों इसका तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका गुणा क्या कर देते हैं, इसके नीचे देखिए एक तो रहता ही, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर किसके बराबर आ चुका है, ए स्क्वायर के बराबर आ चुका है। हमने 2 का मल्टीप्लाई उसका गुणा दोस्तों बी स्क्वायर में किया तो 2b स्क्वायर आया, और ए स्क्वायर का गुणा हमने किस में कर दिया, 1 में कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों बी स्क्वायर को रहने देते हैं, बी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, ए स्क्वायर है, देखिए 2 गुना में था, इस तरफ दोस्तों भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा। तो इतना दोस्तों आपने समझा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। देखिए हमने दोस्तों इस तरह से किया, आपको इस तरह से अच्छी तरह से लिखना होगा। हमने ये निकाला कि बी स्क्वायर का मान क्या आ चुका है, ए स्क्वायर बटे का 2। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्या हम लिखने वाले हैं, हम ये लिखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं क्या, जो ए स्क्वायर दोस्तों दिया गया है वो क्या हो रहा है, 2 से काट रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ए स्क्वायर वो दोस्तों क्या हो रहा है कि 2 से विभाजित है। हम इस तरह से क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर दोस्तों ये होने वाला है कि ये जो ए स्क्वायर लिखा गया है ये 2 से विभाजित है दोस्तों, कट रहा है 2 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ए का वर्ग दोस्तों 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है, यहाँ पर विभाजित है। तो इस तरह से हमने दोस्तों ये लिख लिया, क्या लिखा, ये जो ए स्क्वायर लिखा गया ये क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है। इतना आपने समझा। अब आप दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, एक प्रमेय होता है कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से कटता है तो वो संख्या भी उस नंबर से कटेगी। समझ दोस्तों नहीं आया, आइए हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर दोस्तों अगर 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है, तो ए भी 2 से कटेगा। तो इसके बाद अगली लाइन में हमें ये लिखना है, क्या लिखेंगे, तो इस तरह से हम ये लिखेंगे क्या, ए भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित है। ए भी दोस्तों इस तरह से आप लिखेंगे कि ए भी 2 से विभाजित होगा, ए भी 2 से विभाजित होगा। दोस्तों इस तरह से हमने दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार देखिए फिर से बताने जा रहा हूँ दोस्तों एक उदाहरण की मदद से। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दोस्तों एक नंबर दिया गया है, क्या है, 4 दिया गया है, इसका दोस्तों हमने वर्ग किया और इसे हमने 2 से भाग दे दिया। इसी तरह से आप समझिए दोस्तों, क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो 4 का वर्ग आएगा 16 आएगा, 16 दोस्तों क्या है, 2 से विभाजित है, यानी कि कट रहा है, हम ये कह सकते हैं। अब देखिए अगर दोस्तों वर्ग ना लेकर हम 4 ले लेते हैं तो 4 भी तो 2 से कटेगा। वही चीज हमने यहाँ पर की, ए स्क्वायर क्या है दोस्तों, 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है, तो ए भी 2 से कटेगा, 2 से विभाजित होगा। इतना दोस्तों आपने समझा। तो इस तरह से हमारा आधा सवाल दोस्तों हो चुका है। इसके आपने अगर आपने इतना सवाल कर लिया ना तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करने वाले हैं कि इस दोस्तों ए के स्थान पर हम क्या कर लेंगे, इस ए के स्थान पर दोस्तों नहीं, देखिए इस ए के स्थान पर दोस्तों ए के स्थान पर हम कोई चीज मान लेंगे। जैसे कि कोई दोस्तों दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, उसके साथ यहाँ हम 2 मानेंगे। आइए देखिए इसके बाद दोस्तों हम करने वाले हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आधा सवाल आपका हो चुका है। अगर दोस्तों आप मेरे साथ साथ करते हुए आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ ये मानना है, हम यहाँ लिखेंगे अतः हमने ये माना, क्या हमने ये माना, हमने दोस्तों ये मान लिया, क्या हमने माना, देखिए यहाँ पर दोस्तों ए लिखा गया है, एक ही बात की जा रही है। हम ए के स्थान पर दोस्तों क्या मान लेंगे, ए बराबर है 2c के, कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं। हमने यहाँ पर दोस्तों मान लिया कि ये जो है 2c के बराबर दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पर दोस्तों संख्या 5 दी गई होती ना तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, यहाँ 5c मानते हैं या फिर 5 के साथ कोई दूसरा अक्षर मानते, लेकिन 5 तो रहता ही। उसी तरह से दोस्तों हमने ये मान लिया था, हमने ये माना a बराबर है 2c के, जहाँ पर जो दोस्तों c दिया गया ना एक पूर्णांक है। इस तरह से आप बगल में लिख दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं, इस तरह से आप बगल में लिख दीजिएगा। क्या हम माना हमने ये कि दोस्तों a जो है 2c के बराबर दिया गया है और जहाँ पर c क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे हम दोस्तों ये करने वाले हैं, इसे हम क्या करते हैं, इसे चलिए हम मान लेते हैं कोई समीकरण, या फिर रहने दीजिए, इसे हम दोस्तों पहला समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए ए के स्थान पर दोस्तों हम क्या करेंगे, ये यहाँ 2c लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 2b स्क्वायर लिखा गया है, 2b स्क्वायर लिखा गया है, ये बराबर किसके दिया गया है, ए के स्क्वायर के दिया गया है। एक बार इसे चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ए के स्थान पर दोस्तों हम यहाँ 2c लिखेंगे, इसे हम काट देते हैं,
तो ये क्या लिखेंगे 2c लिख देंगे, बाकी इसका वर्ग तो क्या ही गया था। इससे हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 2b²। ये देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और दोस्तों c का हम कर देंगे 4c²। इतना आपने समझा। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, अगर इसे हम काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 दोस्तों हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं b² किसके बराबर आ चुका है 2c के स्क्वायर के आ चुका है। अब यहाँ देखिए अगर दोस्तों इस c के स्क्वायर को हम रहने देते हैं, इसे हम इधर लिखते हैं, c का स्क्वायर हम रहने देते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों b² बटे का 2 चला जाएगा, 2 तो गुणा में दिया गया था उसे हमने दोस्तों बटे में कर दिया। तो इतना आपने समझा। अब देखिए वही दोस्तों चीज हमें फिर करनी है जो अभी हमने की, हमने ये किया, हमने दोस्तों यहाँ ये देखा कि जो b² 2 से विभाजित होगा तो b भी 2 से विभाजित होगा, यही हमें फिर से लिखना है यहाँ पर। आइए दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ देखिए इससे दोस्तों आपको फिर से लिखना होगा, क्या लिखेंगे यहाँ b² जो दिया गया है ना b² ये क्या है दोस्तों 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो दोस्तों इतना आपने लिखना। फिर देखिए जब दोस्तों b का वर्ग जो है 2 से विभाजित होगा तो हम क्या लिख सकते हैं b भी 2 से विभाजित होगा। b भी दोस्तों क्या हो जाएगा 2 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों इतना सवाल आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ और सीख लिया होगा, ये मैं जानता हूँ। उसी के साथ साथ इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दिक्कत होती है, इतना तो सवाल हम कर लेते हैं लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों हमें समझ नहीं आता है, ये भी मैं जानता हूँ। तो भाई सीखते हैं कि अब हम क्या करने वाले। देखिए सबसे पहले सवाल में हमने ये माना कि √2 एक परिमेय संख्या जिसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। उसी के साथ साथ जहां a और b सहभाज्य संख्या, इस चीज पर दोस्तों गौर दीजिएगा, हमने सवाल में यहाँ लिखा है कि जहां a और b सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये है कि a और b में दोस्तों एक के अलावा कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। यहाँ जो a और b दोस्तों संख्याएं दी गई है ना, एक के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। लेकिन जब हमने सवाल किया तो हमने दोस्तों ये पाया कि a भी 2 से विभाजित है, a दोस्तों 2 से कट रहा है, उसी के साथ साथ b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से कट जाएगा। लेकिन सवाल में तो हमने ये माना था कि a और b दोस्तों एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटेंगे ही नहीं। जब हमने सवाल ये किया दोस्तों, सवाल हमने आगे किया तो हमने ये देखा कि a और b दोस्तों 2 से कट रहे हैं, तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि दोस्तों जो हमने माना था वो तो हमने गलत माना था, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होने वाली है। इतना आपने समझा। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद दोस्तों हम ये लिखेंगे, आता है इसके बाद आपको ये दोस्तों ये लिखना है कि आता है a और b में कम से कम एक गुणनखंड। एक गुणनखंड दोस्तों क्या आने वाला है, देखिए a और b में एक गुणनखंड दोस्तों क्या हमारा मिल चुका है, एक गुणनखंड 2 है। देखा दोस्तों आपने, हमने देखिए सवाल में सबसे पहले दोस्तों यही माना था कि a और b सहभाज्य संख्या है, या फिर इस तरह से कहें कि एक के अलावा किसी संख्या से कटेंगे ही नहीं। लेकिन जब हमने सवाल दोस्तों किया तो हमने ये देखा कि a भी 2 से कट रहा है, b भी 2 से कट रहा है, तो हम ये कहेंगे कि a और b में कम से कम एक गुणनखंड दोस्तों 2 मिल चुका है, जो कि सवाल के विरुद्ध आ चुका है। आपको यहाँ पर दोस्तों इसके बाद ये लिख देना है। आखिरी लाइन में साथियों आप सभी लोगों को सिर्फ इतना ही लिख देना है कि अतः हम ये कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। बाकी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहला हमारा समीकरण, उसी तरह से दोस्तों हमने इसे दूसरा समीकरण कह दिया। आपको इस तरह से लिख देना है कि समीकरण पहले और दूसरे से ये स्पष्ट हो जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अच्छी तरह से सीखा होगा। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, √2 क्या है दोस्तों, √2 एक अपरिमेय संख्या, जो कि हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रही है, लेकिन नीचे हम इस तरह से लिख देंगे। तो यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया, आप दोस्तों इस तरह से लिखेंगे, क्या समीकरण पहले और दूसरे से स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इस सवाल को किया, जो कि 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर दोस्तों बनाई जाए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए आप सभी लोगों को पता चल जाए।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार स्कूल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के महत्वपूर्ण सवालों को, जिस तरह के सवाल आपसे बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी आपके सामने यहाँ सवाल तो हमने नहीं लिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने किताब ली है, इसकी मदद से हम सवालों को करेंगे। आपको भी क्या करना है दोस्तों, साथ साथ सवालों को करते हुए चलिए। सबसे पहला सवाल यहाँ प्रश्नावली 1.2 का सबसे पहला सवाल देखते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल दोस्तों बहुत ही आसान दिया गया, हम करते हुए चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया है पहले सवाल में दोस्तों, देखिए पहले सवाल की अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, 140 दिया गया है। हमें क्या कहा दोस्तों जा रहा है, इसका हमें गुणनखंड करना है, इसे इस रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान सवाल है, आइए इसे हम कर लेते हैं। देखिए 140 यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन खींचते हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं। अब सबसे छोटी संख्या से दोस्तों शुरुआत की जाती है, एक को छोड़कर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 से दोस्तों कितनी बार में जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 270 हो जाएगा। फिर से इसे 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 3 6, एक चला जाएगा हासिल में, ये हो जाएगा हमारा 35। अब आप यहाँ देख सकते हैं 35 तो दोस्तों नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से दोस्तों हम इसे काटेंगे, 5 से काटने पर कितना, 5 7 35 हो जाएगा। फिर देखिए 7 से दोस्तों इसे काट देंगे, इस तरह से हमारा उत्तर आ चुका है। इसी तरह से आपको सवाल करना है। देखिए मतलब 140 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे दोस्तों लिखा जा सकता है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 जो है 2 बार आया है, तो इसका मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 रहेगा ही, 7 हो जाएगा। पहला सवाल दोस्तों हमने कर लिया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे दूसरा सवाल भी दोस्तों दिया गया है, 156 दिया गया है। आइए बगल में उसे भी कर लेते हैं। क्या दिया गया है, दूसरा सवाल यहाँ दिया गया है 156 लिखा गया है। 156 को दोस्तों चलिए काटा जाए, यहाँ पर 156 यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, आपको भी दोस्तों इस तरह से बनाना है। अब देखिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर दोस्तों हमें ये करना है कि छोटी संख्या से शुरुआत करनी है। 2 से शुरुआत करेंगे, देखिए 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 पढ़ देंगे 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 14। देखिए एक चला जाएगा दोस्तों कैरी में, 16 बन चुका है, तो 2 8 16 हो जाएगा। इसे फिर से 2 से कटेगा, या 2 से काट देंगे, 2 3 6, एक चला जाएगा हासिल, 18, 2 9 18। आप देख सकते हैं दोस्तों 39 आ चुका है, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 कम 3, 3 3 9, बाकी 13, देखिए 13 से ही कटेगा, तो 13 कम 13 हो जाएगा। मतलब 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 को दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं। 156 को क्या लिखा जा सकता है, 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देख सकते हैं 2 जो है 2 बार आया है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 हो जाएगा 13, 3 3 13, 3 और 13 मतलब। तो इस तरह से 2 सवाल दोस्तों हमने कर लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 4 और सवाल दिए गए हैं, 3 सवाल दोस्तों और दिए गए हैं, इसे आप करिएगा। हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, इसे हम मिटा देते हैं, इन सभी को दोस्तों हम मिटा देते हैं। बस आपको यही करना है, अगर आपसे पूछा जाता है। देखिए 2 नंबर से दोस्तों ज़्यादा में तो नहीं पूछा जाएगा ये सवाल। पहला सवाल आपने समझा, आइए हम अब दूसरा सवाल देखते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल, तो आप यहाँ देख सकते हैं किताब में दोस्तों लिखा गया है, हमें क्या करना है, यहाँ संख्याएं दी गई हैं जिनका दोस्तों हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और फिर दोस्तों इसकी हमें जांच भी करनी है, जो कि हम सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र दोस्तों ये होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो देखिए सबसे पहला सवाल अगर आप देखेंगे क्या लिखा गया है, 26 और 91। इसमें सबसे पहला, दूसरे का सबसे पहला 26 और 91, यही दोस्तों लिखा गया है, 26 और 91 लिखा गया है। इसी का हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसे हमें दोस्तों इसकी जांच भी करनी है, जांच पड़ताल भी करनी है। यही सवाल लिखा गया, ये करते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए वही दोस्तों अभी जो हमने पीछे किया वही किया जाता है। बाकी यहाँ 2 संख्याएं दी गई हैं, तो दोनों का किया जाएगा। एक बार देखिए 26 दोस्तों लिखेंगे, इसका हम सबसे पहले गुणनखंड, देखिए 2 से कटेगा, ये कितनी बार में हो जाएगा, 13 बार में हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 13 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 13 कम 13। मतलब हम 26 को क्या कर सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। उसी तरह से हम 91 का दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं बगल में। 91 का इस तरह से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये दोस्तों इसे हम करते हैं। देखिए 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से भी कटेगा। 7 से चलिए काट देते हैं, छोटी संख्या से 7 एकम 7,
दो देखिए दोस्तों 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 13 कम 13, मतलब हम 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें एचसीएफ निकालना है, साथ साथ एलसीएम निकालना है, तो आइए निकालते हैं एचसीएफ। सबसे पहले हम चलिए एलसीएम ही निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालना है, 26 और 91 का। उसी के साथ साथ हमें इसका एचसीएफ भी निकालना है, 26 और 91 का एचसीएफ भी निकालना है। अब बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एलसीएम में हम देखिए क्या करते हैं, जितने भी गुणनखंड आते हैं उनकी दोस्तों हम सबसे बड़ी वाली पावर ले लेते हैं, सबसे बड़ी वाली घात ले लेते हैं, उसका हम कर देते हैं गुणा। अब देखिए यहाँ 2 दिया गया, यहाँ 13 दिया गया, यहाँ 7 दिया गया, यहाँ 13 दिया गया है। अगर आप दोनों में देखेंगे कितने गुणनखंड दोस्तों, कितनी संख्या आपको अलग अलग दिख रही है, यहाँ हमें 2 दिख रहा है, देखिए 2 है, 2 के साथ दोस्तों यहाँ 7 दिया है, 13 दिया है, बाकी 13 यहाँ 2 बार आया है तो 2 बार नहीं लिखना है। अब देखिए 7 2 का दोस्तों सबसे बड़ी वाली पावर यहाँ क्या दिख रही है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दिया गया है तो इस तरह से 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ दोस्तों 13 है, 13 भी लिख लेते हैं, बाकी यहाँ 7 भी है तो 7 को भी हम लिख लेंगे, यहाँ 13 भी लिख लेंगे। चलिए इसका गुणा कर दिया जाए, कितना दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 गुणे 26 कर देते हैं। देखिए 7 छक दोस्तों कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 4 चलाएगा हासिल, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 आ चुका है इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम। अब बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 का वर्ग दिया गया होता, 2 का स्क्वायर दिया गया होता, तब क्या एलसीएम होता, तब दोस्तों हम सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं, यहाँ 2 दिया गया है उसका सबसे बड़ा वाला लेते हैं सबसे पावर। उसी तरह से अगर यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर दिया गया होता तो 13 नहीं लेते हैं आप, 13 का सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं, जो दोस्तों जितनी ज्यादा बार आया है, एक तरह से कहें सबसे बड़ी घात वाली लेते हैं, तो 13 का वर्ग यहाँ लिखते हैं। तो आगे अभी हम देखेंगे इस तरह का यदि सवाल आपसे पूछा जाता है। बाकी एचसीएफ निकालना, देखिए एचसीएफ निकालने में हम क्या करते हैं, हम दोस्तों देखते हैं कि दोनों में कौन आ रहा है। आप यहाँ देखिए 26 को दोस्तों 2 गुणे 13 हमने लिखा, 91 को 7 गुणे 13 लिखा, इन दोनों में दोस्तों कॉमन हमें क्या दिख रहा है, दोनों में कौन दोस्तों दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ। क्या हो जाएगा, 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इससे दोस्तों हमें जो है क्या करना है, इससे हमें एक तरह से कहें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। जांच दोस्तों जांच पड़ताल किस तरह से करेंगे, आइए इसकी हम जांच कर लेते हैं। जांच इस तरह से करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का जब हम करते हैं गुणा, ये दोस्तों क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बाकी दोस्तों जिन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे उन्हीं की बात की जा रही है। दो संख्याओं का गुणनफल ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। देखिए यदि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम हम निकालते हैं, फिर उसका एचसीएफ निकालते हैं जैसा कि हमने यहाँ किया, और फिर दोनों ही का दोस्तों हम गुणा कर देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देते हैं, तो दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है जिनका हमने एचसीएफ निकाला। ये करते हैं, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर दोस्तों क्या निकाल लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों दोनों संख्याएं कौन सी दी गई हैं, 26 है 91, 26 और 91 का चलिए गुणा कर लेते हैं, 26 91। अब देखिए दोस्तों चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं 26 और 91 का, यहाँ पर बगल में 26 91 क्या हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 नम दोस्तों 54 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 54। 2 का चलिए कर लेते हैं, 2 कम 2 नम 18, इसका गुणा करने पर क्या आया, 6 आया, 6 8 5 13 यानी कि 2 23 26, यहाँ पर लिख देते हैं 23 क्या आया, 23 6 चट आया, 23 6 चट। इनका गुणा करने पर आ रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल आया है 23 6 चट। अब देखिए ये तो बराबर होने चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ के, यहाँ पर हम दोस्तों क्या कर देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम भी चलिए कर लेते हैं। एचसीएफ देखिए हमने निकाला 182, एलसीएम 182 निकाला, एचसीएफ दोस्तों हमने क्या निकाला, 13 निकाला। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, बाकी देख लेते हैं क्या दोस्तों यही आता है। देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, 6 लिखेंगे दोस्तों, 2 चला जाएगा हासिल में। इस तरह से देखिए जब इसका दोस्तों गुणा करेंगे हम तो 23 6 6 आ जाएगा, इसका पहाड़ा पढ़ के आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हम क्या सिद्ध किया, हमने दोस्तों इसे जो है इसे दिखा दिया, हमने इससे क्या जांच करने के लिए कहा गया तो जांच तो हमने कर दी। तो इस तरह से आप आखिरी में लिख देंगे कि एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों गुणा करने पर दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आया, तो हमारा सही उत्तर आया है जो कि इस सवाल में पूछा गया था। तो देखा आपने, आपको यहाँ यही वाली दोस्तों लाइन जो यहाँ पर लाके इसे लिख देनी है तो आपका उत्तर आ जाएगा। आइए अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं।
पहला सवाल हमने कर लिया। यहाँ जांच कीजिए दोस्तों, कहा जा रहा था जांच करने का कि क्या जो है एलसीएम गुणे एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। हमने यहाँ पर ये देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमने किया और दोस्तों उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किया, ये दोनों क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। चलिए इसे हम मिटाते हैं, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, हम यहाँ हट जाते हैं। आइए इसे मिटा देते हैं। आगे दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या दिया गया यहाँ पर। देखिए दूसरा सवाल अगर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ क्या लिखा गया है, चलिए 5, 110 और 92 लिखा गया है, 5, 110 और 92। दूसरे सवाल में यहाँ लिखा गया है कि 5, 110 और क्या है, 92 है। इसका भी दोस्तों हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जांच पड़ताल करनी है। आइए इसका निकालते हैं। 5, 110 ही लिखा गया है, इसे दोस्तों इस तरह से कीजिएगा। देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा। इतना आपने समझा। फिर देखिए दोस्तों किससे कटने वाला है, 5 से कटेगा, बाकी 3 से तो कटे, 3 से भी दोस्तों कट जाएगा, क्योंकि जब इसे जोड़ेंगे 5, 5, 10 दूनी 12, जोड़ने पर 3 से कट रहा है तो पूरा 3 से कटेगा। 3 सत्ते देखिए 3 अट्ठे दोस्तों 24 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब देखिए ये दोस्तों 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा, 5 का 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17 कम 17। मतलब 510 को क्या लिखा जा सकता है, 510 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसी तरह से आइए इसे करते हैं। 92 है, 92 दोस्तों दिया गया है, 2 से काटेंगे 2 चौकाट हो जाएगा, 1 चला 2 46 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब देखिए दोस्तों 23 हम लिख देते हैं, 23 से कम 23, मतलब 92 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 23। 92 को हम ये लिख सकते हैं, 510 को ये लिखा जा सकता है। हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका, एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम, उसी के साथ साथ हमें इनका एचसीएफ भी निकालना है। 510 और 92 का एचसीएफ भी निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया जितने भी गुणनखंड आए रहे होंगे उनकी हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी घात का गुणा कर देंगे। क्या क्या आया है, 2 आया है दोस्तों, 3 भी आया है, 3 के साथ साथ 5 आया है, 17, 23 आया है। क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, इसमें देखिए 17 भी दोस्तों आया है और यहाँ 23 भी आ गया। यहाँ पर दोस्तों साथ साथ क्या आया है, 23 भी आ चुका है। इतने ही गुणनखंड आए हैं ना, इसके अलावा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। यही दोस्तों सभी चीजें आई है। अब देखिए बिल्कुल ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, हमने इस तरह से सभी लिख लिया। इनका दोस्तों सबसे बड़ी वाली जो घात होती है ना, जैसे कि यहाँ देखिए कुछ तो कॉमन है नहीं, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग गुणे 23 लिखा जा सकता है। अब आइए करते हैं, 2 दोस्तों ले लेंगे सबसे पहले, 2 की सबसे बड़ी वाली घात सबसे ज्यादा बार जिसमें रहेगा, यहाँ 1 बार दिया गया, यहाँ 2 बार दिया गया है, 2 का वर्ग दिया गया है तो इसे हम लिखेंगे। फिर देखिए 3 को ले लेते हैं, 3 दोस्तों यहाँ भी 1 ही बार दिया गया, यहाँ तो दिया ही नहीं गया, यहाँ 1 बार दिया गया है, लिख लेंगे। फिर 5 ले लेते हैं, 5 को लिखेंगे, फिर 17 लिख लेंगे, फिर दोस्तों हम 23 लिख लेंगे। ये आ चुका है हमारा इसका एलसीएम। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा दोस्तों हो चुका है। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 12, 5 60, 60 गुणे 17, 60 गुणे 17 गुणे 23 हो जाएगा। चलिए इसे हम कर लेते हैं हल। कितना दोस्तों हो जाएगा, 17 पंजे 85 होता है, 17 छक्के 102, 102, 1 जीरो रहेगा ही, 23 का गुणा कर देना है इसमें। अब जब 23 का इसमें गुना किया जाएगा दोस्तों कितनी बार में आएगा, चलिए कर लेते हैं इसका भी हम गुना। देखिए 23 जीरो दोस्तों रहेगा यहाँ पर, जीरो 23 दूना 46 का 6 4 लिख देंगे, 23 जीरो जीरो हो जाएगा दोस्तों, 4 हमारा कैरी था तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 23 कम 23 यानी कि 23 460, क्या आया है, 23 460, 23 460। आप इसे गुणा कर लीजिएगा, बिल्कुल ही सही हमारा आ चुका है। एचसीएफ निकालना है इसका। एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों में दोस्तों कॉमन देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि दोनों में कौन हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ 2 दिया गया है 1 बार, यहाँ 2 बार दिया गया है दोस्तों, कॉमन में लेना है, मतलब एक तरह से कहें कि दोनों में दोस्तों कौन दिया गया है। 1 बार 2 दिया गया है तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 बार हम नहीं लिखेंगे, 1 ही बार लिखेंगे। 3 देखिए यहाँ दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया है तो 3 हम नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया है, फिर भी हम नहीं लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ 17 दोस्तों नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमें मिला, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाने वाला है, इनका एचसीएफ दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया है। आइए इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए। देखिए एलसीएम और एचसीएफ को गुना दोस्तों किसके, एलसीएम और एचसीएफ ये दोस्तों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, संख्याओं का गुणनफल।
इस तरह से दोस्तों अगर हम करते हैं तो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। देखिए एचसीएफ दोस्तों क्या है, एलसीएम एचसीएफ देखिए 23,460 इसका गुना दोस्तों हम किस में 2 में कर देंगे। ये बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92। आइए हम इसे करके देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 0 हो जाएगा, 2 छक 12 2, 1 चला जाएगा हासिल, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4 46 920 देखिए बराबर आ रहा है क्या। देखिए 0 दोस्तों लिखेंगे, चलिए इसके हम गुणा कर देते हैं किस तरह से, क्या हो जाएगा 91 की गुणा दोस्तों इसमें कर देंगे, 51 दूना कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर दोस्तों 10 कैरी चला जाएगा, 51 गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 1 9 5 45 यानी कि 400, इतना 10 हमारा आ जाएगा दोस्तों। मतलब एक तरह से कहें 46920। तो देखा आपने ये दोस्तों बराबर आ चुका है, हमारी जांच भी हो चुकी है। हमने ये देख लिया कि जब हमने एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया जब निकाल के, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी 510 और 92 के बराबर आया है। तो दूसरा सवाल भी आपको दोस्तों क्लियर हो चुका है, आप इसे नोट करिए। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं। अब दोस्तों आइए हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। 2 सवाल जो है आपको हम बता चुके हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 1.2 में जो दोस्तों दूसरा सवाल है, 2 सवाल हमने किया, एक सवाल और दिया गया है 336 और 54 को दोस्तों हमें निकालना है, ज्ञात करना है, इसे आप करिएगा। तीसरा सवाल ही देख लेते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्या लिखा गया है 12 15 21। देखिए तीसरे सवाल का सबसे पहला 12 15 21, 12 15 और 21, 12 15 और 21 ये दोस्तों लिखा गया है क्या। तीसरे का अगर आप देखेंगे सबसे पहला सवाल यही लिखा गया है कि 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, किसकी विधि से, गुणनखंडन विधि से। चलिए आइए बनाते हैं, यहाँ पर 12 लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर दोस्तों हम 15 लिख देते हैं और फिर इसके बगल में हम क्या यहाँ पर 21 लिख देते हैं। इसी तरह से आपको करना होगा। अब देखिए 12 को दोस्तों छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर से 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देखा आपने, मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को दोस्तों यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 12 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3। आइए इसे देखते हैं, 3 से कटेगा 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 से दोस्तों कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। मतलब 15 को क्या लिखा जा सकता है 3 गुणे 5। यहाँ देखिए 3 से दोस्तों कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7, तो मतलब 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो देखा आपने, हमने दोस्तों इन सभी को कर लिया। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ भी तो निकालना है। एचसीएफ 12 15 और 21 का एचसीएफ 12 15 और 21 का एचसीएफ भी निकालना है। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए सभी गुणनखंड हम देखते हैं, सबसे बड़ी वाली घात को ले लेते हैं। देखिए क्या क्या आया है दोस्तों, देखिए बिल्कुल ध्यान से, 2 आया है, यहाँ पर 2 आया है, 3 भी आया है, 5 भी आया है और 7 भी आया है, यही सभी चीजें आई हैं। तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर इसे हम लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 3, इसे लिखा जा सकता है 2 का वर्ग गुणे 3। आपको भी इसी तरह से लिखना है। अब यहाँ देखिए 2 को सबसे पहले हम लेंगे, 2 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है 2 का वर्ग है, यहाँ पर इसे हटा देंगे। 3 को अब लेंगे, 3 दोस्तों एक बार है, एक बार है, एक बार है, तो एक ही बार लेंगे। अब देखिए फिर 5 को लेंगे दोस्तों, 5 भी एक ही बार आया है, 2 बार आया रहता है तो 2 बार ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार 5 ले लेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। आइए इसे गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 12 पंजे 60, 60 6 यानी 420 आ चुका है दोस्तों इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है जो तीनों में हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 3 दोस्तों तीनों में है, तो 3 क्या हो जाएगा 3 एचसीएफ हो जाएगा। यही हमें करना है। तो दोस्तों समझ में आया सवाल कर। अब आइए हम यहाँ कर लेते हैं कुछ और सवाल, जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे 8 9 25 का दोस्तों हमें निकालना है। 8 9 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 होगा, सिंपल इसी तरह से हमने बता दिया। तो तीसरे सवाल का भी पहला सवाल हो चुका है दोस्तों। आइए हम इसे मिटा देते हैं। अब तीसरे सवाल का पहला सवाल हो गया। देखिए इसके बाद दिया गया है 17 23 29, उसके बाद दोस्तों 8 9 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसी तरह से करना है आपको। बाकी अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो एक तो मिलेगा, एक दोस्तों एचसीएफ हो जाएगा। अगर आप देखेंगे चौथा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया, चलिए उसे करते हैं। चौथे सवाल की बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए यहाँ आप देखेंगे क्या दोस्तों लिखा गया, एचसीएफ दिया गया है, क्या दिया गया है एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा।
HCF 306 और क्या है 657। ये दोस्तों इसका HCF 9 दिया गया है, 9 दिया है, इसका HCF दोस्तों 9 दिया गया है। और फिर देखिए क्या लिखा गया है। और अगर आप देखेंगे LCM ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है दोस्तों LCM 306 657 का LCM दोस्तों हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, इससे तो एकदम पूछे ही जाएंगे दोस्तों। इस तरह का सवाल तो उससे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। इसका LCM दोस्तों निकालना है, HCF तो दिया गया है। आप एक सूत्र जानते हैं कि इन्हीं दो संख्याओं का LCM का गुणा HCF में किया जाता है तो उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, जैसे कि HCF का गुणा यदि LCM में करते हैं हम तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं दो संख्याएं हमारे पास HCF, अगर A और B का HCF निकालते हैं और दोस्तों इसका गुना हम LCM A और B के LCM में कर देते हैं। जैसे दो संख्याएं A और B, उनका LCM निकाला, उनका HCF उनका गुना किया तो ये बराबर होगा इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के A और B के। चलिए देखिए HCF दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या HCF, दोनों संख्याएं क्या है 306 है, 657 है। इसका गुना यदि हम LCM में दोस्तों कर देंगे 306 गुने 657 मतलब 657। ये दोस्तों किसके बराबर होगा 306 गुने 657 के बराबर होगा, क्योंकि देखिए यही दोस्तों सूत्र होता है तो ये इसके बराबर होने वाला है। आइए इसे हम कर लेते हैं। HCF क्या दिया गया है 9 दिया गया है तो इसके स्थान पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर देखिए इस पूरे के स्थान पर हम क्या दोस्तों 9 लिख देंगे। 9 गुने LCM हमें निकालना है, LCM को रहने देते हैं, क्या हो जाएगा 306 657, ये बराबर किसके 306 गुणे 657। अब देखिए हमें दोस्तों LCM ही निकालना है तो LCM को रहने देते हैं, LCM क्या हो जाएगा 306। बाकी आप इसे दोस्तों कुछ मान कर भी कर सकते हैं लेकिन चलिए इसी तरह से सही है। ये क्या हो जाएगा देखिए 306 गुने 657 बटे का दोस्तों 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पर क्या है गुना में दिया गया है। अब चूंकि ये गुना में दिया गया है तो इधर के बटे में आ जाएगा। हमें LCM निकालना था, LCM आ गया, इसे हल कर लेते हैं। देखिए काट देते हैं दोस्तों, कितनी जार में जाएगा 9 3 27 हो जाएगा, फिर दोस्तों 3 चला जाएगा कैरी में, 9 चौक 36, 34 का गुणा हमें कर देना है, मतलब 34 का गुणा किस में कर देना है 657 में कर देंगे तो यही हमारा सही उत्तर आ जाएगा। आप दोस्तों इसे गुणा कर लीजिएगा, बाकी यही हमारा सही उत्तर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कर भी ले जाए 657 गुणा 34 में हमें करना है। देखिए 400 200 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 चला जाएगा हाथ से, 4 पंजे 20, 20 2 22, 2 चला जाएगा 4 4 26, 24 24 2 26 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना 3 7 21 का 1 2 2 चला जाएगा कैरी में, 3 पंजे 15, 2 17 7 1 कैरी, 3 6 18 1 19, यानी इसे जोड़ लेते हैं। कितना दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, इसे जोड़ने पर देखिए 8 हो जाएगा, और दोस्तों 2 1 3 7 6 13 3 9 2 11 12, यानी कि हमारा सही उत्तर यही दोस्तों आया है। एक बार जोड़ लेते हैं फिर से, 8 2 1 3 7 6 13 3 दोस्तों हमने लिखा, 9 2 11 12, यही हमारा सही उत्तर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 2 रहेगा, तो आपने दोस्तों देखा इस तरह से हमारा सही उत्तर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने कर लिया। अब देखिए बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे क्या दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ 5वां सवाल लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर यानी कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि अगर कहीं लिखा गया 6 की घात n, हमें दोस्तों ये मतलब जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए यहाँ n का दोस्तों कोई मान रखेंगे तो क्या 0 से कभी अंत होगा इसका, बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। इस सवाल को हम चलिए अगली वीडियो में कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको दोस्तों ये बता देता हूँ कि किस तरह से हमें करना है। हम इसके विरुद्ध मान लेंगे, हम दोस्तों मान लेंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n दोस्तों 0 पर अंत होगा, इसका इकाई का जो अंक आएगा 0 आएगा। अब जब इकाई का अंक 0 आएगा तो इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों है क्योंकि इकाई का अंक अगर 0 आता है तो मतलब 10 से गुना किया गया होता है, तो 10 गुणे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात, मतलब 2 गुणे 5 गुणे हम यहाँ लिख सकते हैं क्यों। उसी तरह से 6 की पावर दोस्तों n लिखी गई है, 6 की घात n है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इस पूरे की पावर दोस्तों n हो जाएगा बराबर, देखिए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे क्यू, ये होगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह से जब कभी लिखा होता है तो इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, इसे अलग अलग करके लिखने का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि हम यहाँ लिखेंगे 2 की घात n गुणे 3 की घात n,
अब आप दोस्तों देख ही सकते हैं कि 2 की घात n तो दी गई है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ 3 की घात n दी गई है, 3 की पावर n दी गई है, लेकिन यहाँ 5 दिया गया है। अब 2 और 3 में 5 कहाँ दोस्तों आ गया, ये बराबर हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हमने जो ये माना था कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n जो है 0 पे अंत होगा उसका, वो हमने गलत माना था। तो बस यही आपको करना है। सवाल आपने समझ लिया। चलिए इसे हम मिटा कर दोस्तों इस सवाल को भी कर लेते हैं, जिससे आपको 5 सवाल जो है क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए देख लेते हैं क्या लिखा गया। हमें यहाँ पर दोस्तों एक दिया गया है कि 6 की घात n, हमें यहाँ इसकी जांच करना है, बताना है दोस्तों, इसे दिखाना क्या है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n दोस्तों 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें क्या करना है, जांच कीजिए, मतलब बताना है क्या हो सकता है ऐसा। देखिए 6 की घात n है, हम दोस्तों ये मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी। अब जब ये 0 पर दोस्तों समाप्त होगा, इसका इकाई अंक 0 आएगा, तो मतलब 10 से गुना किया होगा। जैसे कि कहीं 560 लिखा गया है, इकाई का अंक 0 आया है, मतलब इसे दोस्तों 56 गुणे 10 लिख सकते हैं, मतलब 10 तो रहेगा ही। बस उसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लेंगे, फिर उससे दोस्तों इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 10 गुणे, अब देखिए 10 गुणे 56 हमने लिखा, 10 तो रहेगा, बाकी कोई संख्या भी यहाँ पर रहेगी, उसे हम क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं q। इतना आपने समझा। इसके पहली लाइन में देखिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, क्या लिखना है कि हमने माना कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी, बस इतना ही लिखना है। इतना आपको समझ में आया। चूंकि दोस्तों 0 से समाप्त होगा, 10 तो रहेगा। अब देखिए इसे लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 पूरे की दोस्तों घात कर देंगे n, 10 गुणे q हो जाएगा। जब कभी भी इस तरह से लिखा होता है अलग अलग करके लिख सकते हैं, 2 की घात n गुणे 3 की घात n बराबर हो जाएगा 10 गुणे q। अब यहाँ देखिए 2 की घात n दी गई है, 3 की घात n दी गई है, 10 लिखा गया है, जिसे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, यहाँ q रहेगा ही। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 2 की घात n दी गई है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 की घात 3 की पावर n दी गई है, लेकिन यहाँ तो 5 आ चुका है। अब कभी भी 3 और 5 का बराबर हो सकते हैं, करके देख लीजिए। 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 3 दोस्तों 27 हो जाएगा। इसमें 5 तो आएगा ही नहीं, तो ये दोस्तों बराबर हो ही नहीं सकता। क्या ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। जो हमने माना इसके पहले कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, वो गलत माना है। तो इस तरह से आपको दोस्तों लिख देना है, सवाल कर लेना है। तो 5 सवाल दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि इसके बाद वाले सवालों को भी हम करें तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए आप सभी लोगों को पता चले। तो दोस्तों कैसे आप सभी, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के महत्वपूर्ण सवालों को। जिस तरह के सवाल आपसे बोर्ड परीक्षा में 100% दोस्तों पूछे ही जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने दोस्तों किताब ली है, इसी किताब की मदद से हम सभी सवालों को आसानी से करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले की वीडियोस यदि आपने नहीं देखी है उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप दोस्तों उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने दोस्तों किताब ली है, आपको भी क्या करना है, किताब को खोल लीजिए और साथ साथ दोस्तों सवालों को करते हुए चलिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्नावली 1.4 में जो सबसे पहला सवाल दोस्तों लिखा गया है, आखिर कहा क्या जा रहा है, हम उसे पढ़ते हैं। लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, हमें दोस्तों कहा जा रहा है कि बिना डिवाइड किए हमें क्या बताना है, कुछ यहाँ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, हमें ये बताना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार ये दोस्तों शांत आवर्ती है या फिर अशांत आवर्ती होगा। एक तरह से हम ये कहें कि जैसे कोई परिमेय संख्या दी गई है, परिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए कोई परिमेय संख्या हमें दी गई है जिसे दोस्तों p/q के रूप में लिखा गया है, हमें बताना है बिना डिवाइड किए, हमें ये बताना है कि क्या दोस्तों उसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती का होगा। मतलब एक तरह से जैसे आइए सबसे पहले हम 2 एग्जाम्पल लिख समझते हैं, इसे दोस्तों हम रख देते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आज आप सीखने वाले हैं। जैसे कि हमें करना है दोस्तों, यदि हमें 7 को क्या करना है, 7 को करना है 2 से डिवाइड, उसी तरह से हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 10 को करना है 3 से डिवाइड, यानी कि 10 को 3 से भाग देना है और यहाँ पर 7 को 2 से भाग देना है। अब यहाँ दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों इस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर 2। अब देखिए भाग देने के लिए दोस्तों पहाड़ा पढ़ते हैं हम, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 7 से।
तो हम यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिखेंगे, माइनस कर देंगे, ये दोस्तों 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ बिल्कुल ही ध्यान से दोस्तों देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, भाग तो जाएगा ही नहीं, लेकिन दोस्तों हम दशमलव तो कर सकते हैं ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए एक दशमलव लगा देते हैं, फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, बाकी 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे 10। और फिर देखिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे दोस्तों 10 लिख देते हैं, इसे इसमें से घटा देंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जब दोस्तों हम 7 को 2 से भाग देंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो उसका दशमलव दोस्तों आने वाला है ना वो शांत होगा। शांत का मतलब ये है कि दोस्तों इसके आगे जो है ये नहीं बढ़ेगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, शांत आवर्ती का कहते हैं। तो इतना दोस्तों आपने समझा, तो यही हमें बताना है। आइए एक बार इसे हम भाग करके देख लेते हैं। तो देखिए इसे दोस्तों हम बाकी मिटा देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत मिटाने में, बाकी छोड़िए उसे। देखिए एक बार दोस्तों हम 10 को 3 से भाग देते हैं। आइए आपके सामने हम यहाँ पर दोस्तों भाग करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, इसे दोस्तों हमें क्या करना है, 3 से भाग देंगे। अब देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 4 बार में पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 3 9, फिर देखिए दोस्तों माइनस कर देंगे, यहाँ 1 बच जाएगा। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो हम दशमलव लगाएंगे, फिर दोस्तों एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं। फिर आप देख सकते हैं फिर से दोस्तों वही हमारा पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर 3 3 9, फिर इसे घटाएंगे, फिर दोस्तों 1 आएगा। अब देखिए दशमलव तो हमने लगा लिया, फिर हम दोस्तों दशमलव नहीं लगाते हैं, जीरो को बढ़ाते चलते हैं, यहाँ पर फिर से हम एक जीरो बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं फिर से 10 आ गया है, फिर से पहाड़ा पढ़ा जाएगा, तो 3 3 9 होगा। इस तरह से दोस्तों ये चलता ही चला जाएगा, 3.33 ये चलता ही चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये शांत नहीं है, शांत मतलब रुका हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ये तो दशमलव के बाद चलता हुआ चला गया, तो इसे हम अशांत आवर्ती का कहेंगे। इतना दोस्तों आपने अच्छी तरह से सीख लिया, बाकी इन सभी को देखिए हम मिटा देते हैं। अब दोस्तों आइए हम सवाल को अच्छी तरह से सीखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर आपको दिए गए हैं प्रश्नावली 1.4 में। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर मिटाने में चलिए इसे छोड़िए। देखिए किताब दोस्तों अगर आप देखेंगे, सबसे पहला सवाल में हमें यही कहा जा रहा है, कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है दोस्तों बिना भाग किए। यहाँ पर तो हमने भाग करके बताया, ऐसा हमें नहीं करना, हमें दोस्तों बिना भाग किए बताना है कि क्या इनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा या फिर अशांत आवर्ती का होगा। सबसे पहला सवाल देखिए क्या लिखा गया है, 13/3125 क्या लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहला सवाल आइए देखते हैं, पहले वाले का दोस्तों सबसे पहला सवाल क्या लिखा गया है, 13/3125, यही दोस्तों लिखा गया है 13/3125। हमें बताना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार दोस्तों शांत आवर्ती का होगा या फिर अशांत आवर्ती का होगा। अब देखिए इसे पता करने के लिए दोस्तों हम सिंपल ये करते हैं कि जो हर दिया गया होता है ना नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर, उसका दोस्तों हम गुणनखंड करते हैं। अगर ये दोस्तों हमारा 2 की पावर m, देखिए क्या हमने कहा, अगर दोस्तों किसी भी दिए गए जैसे कि परिमेय संख्या का नीचे वाला यानी कि दोस्तों जो नीचे दिया गया है ना हर जो होगा, अगर वह p की पावर यानी कि दोस्तों 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप में यदि आ जाता है, तो हम सिंपल ये कह देंगे कि दिया गया दोस्तों जो संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा। मतलब जब उसे हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों जलता हुआ नहीं चलेगा, चलता हुआ नहीं जाएगा, वो एक जगह पर रुक जाएगा दशमलव के बाद, जिस तरह से हमने अभी 7 को जब 2 से डिवाइड किया। तो एक बार फिर से कहता हूँ, क्या हम दोस्तों किसी परिमेय संख्या का जो नीचे वाला हिस्सा होगा यानी कि डिनोमिनेटर जिसे हर कहा जाता है, उसे दोस्तों उसका गुणनखंड किया जाएगा। अगर वो दोस्तों 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप में आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि दिया गया परिमेय संख्या दोस्तों उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा। अब देखिए आइए हम दोस्तों इस सवाल को करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दोस्तों हम गुणनखंड कर लेते हैं। 3125 लिखा गया ना, 3125। अब देखिए कितने दोस्तों किससे कटेगा, अगर इसे हम जोड़ते हैं तो 11 आएगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से इसे दोस्तों हम क्या करते हैं, काट देते हैं। 5 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 5 चक्के 30 हो जाएगा, एक चला जाएगा हासिल, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर देखिए 5 से 125 दोस्तों हो जाएगा, फिर से 5 से हम काटेंगे कितनी, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर से दोस्तों इसे 5 से काट देंगे तो कितना, 5 पचे 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, हमने जब इसका गुणनखंड किया तो हमने ये पाया, ये दोस्तों 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो इस तरह से मतलब ये जो संख्या दी गई है ना, इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए मिटाते हैं। ये जो संख्या दी गई है इसे लिखा जा सकता है दोस्तों 13 बटे का दोस्तों 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, तो 5 की पावर
5 की पावर दोस्तों हम यहाँ 5 लिख सकते हैं। अब मैंने आपसे ये कहा कि यदि दोस्तों जो नीचे वाला हिस्सा होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप में आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये दिया गया दोस्तों परिमेय संख्या, इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 तो दिया गया है, 5 की दोस्तों एक घात भी दी गई है, 5 दिया गया है ना, 5 की घात 5, लेकिन यहाँ 2 तो गायब है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिए आप, यहाँ 5 तो दिया ही गया है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे हम रहने देते हैं 5 की पावर 5। उसी तरह से दोस्तों हम क्या 2 की पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का यदि हम पावर 0 कर देते हैं, घात 0 कर देते हैं, वो तो 1 आ जाता है। तो 5 की पावर 5 में 1 का गुना किया जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों जो नीचे वाला हिस्सा लिखा गया है उसे हमने किस रूप में लिख लिया, इसे दोस्तों हमने लिख लिया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस रूप में हमने लिख लिया। तो देखिए हमने आपको यही बताया कि यदि किसी दिए गए परिमेय संख्या के नीचे वाले हिस्से को हर को इस रूप में हम लिख लेते हैं तो दोस्तों दिया गया जो संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा। पहला सवाल दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझा होगा। तो आपको सिंपल क्या लिख देना है कि शांत आवर्ती है। हम यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती है। बाकी आपको दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिख देना है कि इस दिए गए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। इतना दोस्तों आपने समझ लिया। यही सिंपल सवाल में हम लोगों से पूछा जा रहा था। आइए देखते हैं हम दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 17/8। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पहले सवाल में तो हमने ये निकाल लिया कि शांत आवर्ती का होगा। ऐसे कुछ सवाल आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज भी थोड़ा सा हो सकते हैं। दूसरा यहाँ लिखा गया है 17/8, इसे दोस्तों हमें करना है। चलिए इसे हम यहाँ पर करते हैं। क्या लिखा गया है दूसरा सवाल, दूसरा दोस्तों अगर आप देखेंगे इसी में लिखा गया है 17/8, यही दोस्तों लिखा गया है। अब देखिए अभी दोस्तों हमें ये बताना है कि शांत आवर्ती या फिर अशांत। तो सबसे पहले हम दिए गए दोस्तों डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। बाकी ये तो बहुत ही आसान दिया गया है, क्या हो जाएगा 17 देखिए 8 लिखा गया है। 8 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की घात 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 का जगह दोस्तों हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, वो 8 आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 दिया गया है, 5 नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या की यदि पावर 0 कर दी जाती है, उसकी घात 0 कर दी जाती है, तो वो दोस्तों 1 आ जाता है। तो देखिए इसी रूप में दोस्तों बन चुका है कि नहीं, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 2 5 दिया गया है, बाकी mn तो कोई भी हो सकता है संख्या। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो चुका है, शांत आवर्ती का। मतलब जो इसका दशमलव वो दोस्तों होने वाला है दशमलव प्रसार, ये शांत आवर्ती का होगा। तो देखा आपने, इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल करने हैं, बस इतना ही। अगर आपसे इस तरह से आसानी से सवाल पूछा जाता है तो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो दूसरा सवाल भी दोस्तों हमने कर लिया। आइए हम तेजी से थोड़ा करते हैं आगे सवाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगला अगर सवाल देखेंगे लिखा गया है 64/455, इसे आप करिएगा। बाकी आगे हम देखते हैं 6/15। देखिए बिल्कुल दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 6/15 लिखा गया, कौन सा सवाल है, ये है दोस्तों हमारा 7वां 8वां सवाल। कौन सा है, ये हमारा 8वां है। क्या दोस्तों लिखा गया है, आप यहाँ देखिए 6/15 लिखा गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6/15। बाकी दोस्तों सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि दिए गए संख्या को सबसे पहले हम काट लेंगे। काटने का दोस्तों ये मतलब हुआ कि इसे हम छोटा कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए अगर इसे हम छोटा करें तो क्या दोस्तों हो सकता है, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 से दोस्तों ये हो जाएगा 3 पंजे 15। तो ये कितना आ चुका है, 2/5 आ गया है। 5 की घात दोस्तों 1 दी गई है, बाकी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 की घात 1 दोस्तों 2 की पावर 0 लिखा जा सकता है। इसी रूप में दोस्तों बन चुका है कि नहीं, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। इसी तरह से हमने इसे कर लिया। तो ये भी दोस्तों क्या आ जाने वाला है, इसका भी दशमलव प्रसार दोस्तों क्या होगा, शांत आवर्ती का होगा, शांत आवर्ती। देखिए इसे इंग्लिश में दोस्तों कहा जाता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों ये सवाल भी आपने अच्छी तरह से सीख लिया। अब तक हमने तीनों ही सवाल देखे, वो तो शांत के थे। आइए हम कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा गया है क्या, 35/50। ये दोस्तों बहुत ही मतलब एक तरह से कहीं इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह से सभी सवाल है। इसके बाद हम करते हैं 35/50। ये तो आसान दिया गया है, 5 से दोस्तों काटेंगे 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे क्या लिखा गया है, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं 129 बटे, बहुत ही प्यारा सवाल, 7वां सवाल। क्या लिखा गया है, 7वां सवाल। देखिए 7वां सवाल दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया 129 बटे 129 बटे का दोस्तों 2 की घात 2, 2 की घात 2, 5 की घात 7 है, और दोस्तों 7 की घात यहाँ 5 दी गई है।
ये सवाल दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से हम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले इसे जितना छोटा हम कर सकते हैं उतना छोटा करेंगे। आइए देखिए किससे कटेगा। ये 129 दिया गया है, तो देखिए 129 दोस्तों हमारा किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 7 से इसे काटेंगे कितनी बार में जाएगा, यहाँ देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 4 दोस्तों हासिल चला जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 जो है मतलब 7 से 7 एकम 7 दोस्तों हुआ 5 आया है, यानी कि एक तरह से कहें कि 159 आ गया है। 159 दोस्तों नहीं कटेगा, तो इस तरह से हमें अब ध्यान ये देना है कि क्या करेंगे, ये दोस्तों कटेगा ही नहीं किसी से, तो इसे हम बाकी सबसे पहले छोटा दोस्तों दिया गया, इसे और छोटा हम नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं 100 क्या दिया गया है, 29 दिया गया है। ये दोस्तों 7 से नहीं कटेगा, ना ही तो ये किससे कटेगा, ना ही दोस्तों ये जो है 2 से कटेगा, ना ही 5 से कटेगा, तो इसलिए पहले से ही दोस्तों छोटा दिया गया, इसे और छोटा हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे दोस्तों यहाँ 2 भी दिया गया है, 5 भी दिया गया है, इनकी घात भी दी गई है, लेकिन मैंने आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप सभी को देखना है कि अगर नीचे वाला हिस्सा 2 की पावर m यानी कि इस रूप में दोस्तों है तो ही जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा, इसके अलावा अगर कोई संख्या दी गई है तो दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पर 7 भी आ गया है, अब दोस्तों 7 भी आ गया है तो ये तो नहीं होगा, बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आपको ये दोस्तों नहीं देखना है कि 2 5 दिया गया है तो इसका हो जाएगा शांत, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा अशांत आवर्तिका हो जाएगा, अशांत आवर्तिका। इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग, ये दोस्तों मैं भी पहले कंफ्यूज हो जाता था कि क्या अगर इसके अलावा कोई संख्या दी गई होगी तो ऐसा हो जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दे दी गई है ना तो आपका जो है दशमलव प्रसार शांत नहीं दोस्तों, वो अशांत आवर्तिका हो जाएगा। जब उसे भाग देंगे तो वो चलता ही चला जाएगा। ये सवाल भी आपने दोस्तों देख लिया। बाकी अगर आप देखेंगे इस किताब में दोस्तों ऐसे ही सवाल दिए गए हैं 1 से लेके 10 ले, यानी पहले सवाल में दोस्तों जो 10 सवाल दिए गए हैं इसके अंदर इसी तरह के दिए गए हैं। बाकी आइए एक और कर लेते हैं, क्या लिखा गया है 77/210, यानी कौन सा है 10वां दिया गया है ना। चलिए इसे भी कर लेते हैं। देखिए 8वां हमने किया, पहला दोस्तों पहला दूसरा 7वां 8वां, हम 10वां भी कर लेते हैं। क्या दिया गया है 77/210, 77/210 दिया गया है। ये दोस्तों दिया गया हमें, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इसे थोड़ी अच्छी तरह से लिख लें। क्या दिया गया दोस्तों 77 यही दिया गया है ना। अब देखिए 210 नीचे दोस्तों आपको ध्यान देना है, बाकी ये कटेगा तो है नहीं किसी से दोस्तों, कटेगा बिल्कुल कटेगा। किससे कटेगा जल्दी से आप अपने मन में सोचिए। आप यहाँ देख सकते हैं अगर इसे हम दोस्तों काटते हैं 7 से कट जाएगा, 7 से चलिए इसे काट देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 7 एकम 7 11 हो जाएगा। जब इसे हम 7 से काटेंगे 7 या दोस्तों 21 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं 11/30। देखा आपने, सबसे पहले तो आपको दोस्तों छोटा करना है, इतना हमने कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, 30 का दोस्तों हम गुणनखंड करेंगे। 30 को क्या लिखा जा सकता है 11 रहेगा, 30 को हम लिख सकते हैं 6 पंजे 30, या फिर अगर हम 2 और 5 के दोस्तों में लिखना चाहें मतलब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 205 हो जाएगा, गुणा 3 कर देंगे, 2 पंजे 10 3 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 दिया गया है 5 दिया गया है, इतना तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ 3 भी दे दिया गया है दोस्तों, 3 दे दिया गया है, ये हमारा नहीं होगा। इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा अशांत आवर्तिका होगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिख देते हैं क्या दोस्तों अशांत। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर दोस्तों उसके अलावे कोई संख्या दे दी जाती है तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। देखा आपने, ये सवाल भी हमने कर लिया। देखिए दोनों ही तरह के सवालों को हमने कर लिया, तो बाकी दोस्तों आपको लिख देना है कि इस दिए गए संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्तिका है, क्योंकि दोस्तों ये जो नीचे वाला आ रहा है ये क्या है 2 की पावर m। देखिए ये दोस्तों आपको इस तरह से लिख देना है क्या, ये जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप में है, तो इसलिए दिए गए संख्या मतलब नहीं है, इस रूप में तो नहीं दिया गया है, तो इस तरह से दिया गया जो संख्या दोस्तों होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्तिका होगा। इतना दोस्तों आपने अच्छी तरह से सीख लिया है। आइए अगर हम यहाँ देखें कुछ और सवाल, जैसे कि हम थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पीछे चले। देखिए किताब में यार दोस्तों अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहाँ पर सवाल जो है पूछे गए हैं, मतलब लिखना किस तरह से या दोस्तों आप किताब में देख लीजिएगा। बाकी सवाल मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि आखिर करना किस तरह से है, इतना आपने समझा। आप
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये सीखा कि किस तरह से हम ये पता करते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है या फिर अशांत आवर्ती का है। अगर आप चाहते हैं इसके बाद वाले सवालों को भी दोस्तों हम करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो दोस्तों जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दिएगा, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए आप सभी लोगों को पता चल जाए।